Hello students, today we are going to start the second story of the chapter Lost Spring, which is I want to drive a car. Children, this is about the poor bangle makers of Firozabad. In their family, this is the tradition that since generations they have been involved in the bangle making industries. बैंगल मतलब चूड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्री में उनके जनरेशन्स बहुत सारी पीढ़ियों से यही काम चल रहा है. And their children also help them in their profession. They do not go to school, and since early childhood they start helping their parents. So what happens? This disturbs them mentally and physically. They suffer from several mental regressions, asthma in an early stage, then bronchitis. They also suffer from eye problem, liver ailment, and different kind of skin disorders. So this is the consequence of their labor which they start in their early childhood. Mukesh, the protagonist of the chapter, also belongs to such a poor family, impoverished family of the bangle makers. इसका जो प्रोटागनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, ये एक्सपीरियंस है जो कि अनीश को अपना फिरोजाबाद में इन बच्चों से बात करके व्हेन शी मीट्स मुकेश, तो उनसे बात करके जो उनको मिलता है उनके घर जाती हैं एंड शी एक्सपीरियंसेस एंड शी राइट्स, तो उनकी कंडीशन के बारे में वो लिखती है. मुकेश इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. मुकेश भी ऐसे ही एक फैमिली को बिलोंग करता है और ही डजंट वांट टू अडॉप्ट हिज पेरेंटल प्रोफेशन. क्या डिफरेंट है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. वो अपने पेरेंटल प्रोफेशन जो है, जो जनरेशन से चला आ रहा है बैंगल मेकिंग, उसको अडॉप्ट करने के बदले वो छोटा बच्चा एक अलग तरह के सपने देख रहा है और वो चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बने. तो जब ऑथर उसको मिलती है और उससे बातें करती है तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है और उसके घर लेके जाता है, मुकेश अपने घर लेके जाता है ऑथर को, और वो वहाँ क्या एक्सपीरियंस करती है, दैट इज़ रिटन इन दिस. And through this writing, we'll experience about the penurious bangle makers of Firozabad and will try to comprehend and reason their misery and humiliation. क्या कारण है उनके मिजरी का, एक्सप्लॉयटेशन का, and how to eliminate their problem. What can we do to eliminate their problem? किस तरह से हम उनको इस प्रॉब्लम से बाहर लेके आ सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. insists of being his own master. मुकेश खुद अपना मास्टर बनना चाहता है, अपना मालिक खुद बनना चाहता है, किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. ही अनाउंसेस. वो बोलता है, बताता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. ऑथर पूछती है कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. मैं कार ड्राइव करना सीख लूँगा. ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़. सीधा वो ऑथर की आंखों में देखता है. दैट शोज इज डिटर्मिनेशन. डिटरमाइंड है कि वो मोटर मैकेनिक ही बनेगा. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज. उसका ये जो सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, वो किस तरह का है? लाइक अ मिराज. मिराज क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ इल्यूजन. जो आप देखते हो कि डेजर्ट में थोड़ी दूरी पे ऐसा लगता है कि एट अ डिस्टेंस देयर इज़ वाटर, तो उसे मिराज कहते हैं. दैट इज़ मृगमरीचिका कहा जाता है जिसको. एमिडस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद. और ये है धूल भरी गलियों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बैंगल इंडस्ट्री, इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल इंडस्ट्री. यहाँ पे चूड़ियाँ बनाने का ही कारोबार चलता है. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कि सभी का ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनका जो प्रोफेशन है दैट इज़ सिंगल बैंगल मेकिंग. बैंगल मेकिंग के अलावा और कोई दूसरा प्रोफेशन उनकी फैमिली में, उनकी कास्ट में, ट्रेडिशन में नहीं है. तो ऐसे समय में उसका ये जो सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, वो एक मृग मरीचिका की तरह, मिराज की तरह है, जो कि उसकी धूल भरी गलियों में कहीं खो जाने वाला है, ऐसा ऑथर महसूस करती है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग. बैंगल मेकिंग में ही हर दूसरी फैमिली जो है उनका वही प्रोफेशन है, वो बैंगल मेकिंग में ही काम करते हैं, इंडस्ट्री में ही काम करते हैं.
It is a center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. ये ऐसी जगह है जहाँ पे कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री का सेंटर माना जाता है फ़िरोज़ाबाद को, और फैमिलीज़ यहाँ पे हैं। परिवार ने काफ़ी सालों से यहाँ पे बैंगल इंडस्ट्री में अपनी करीब करीब सारी ज़िंदगी उन लोगों ने, उनका जनरेशन्स बीत गया है वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते हुए, ग्लास वायर्स को वेल्डिंग करते हुए, उनको जोड़ते हुए, और मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन, इट सीम्स। जैसे लगता है कि सारी धरती के लिए यही लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, अर्थ पे जितनी भी विमेन हैं उनके लिए यही लोग चूड़ियाँ बनाते हैं। मुकेश's फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश का परिवार उसमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर। उनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये एक गैर कानूनी काम है कि एक बच्चा हाई टेम्परेचर के ग्लास फर्नेस के सामने साथ में काम करे। मतलब ये भट्टी के सामने जिसमें ग्लास मेल्ट होता है, उस भट्टी में काम करना बच्चों के लिए गैर कानूनी है। ये उनको में से किसी को भी पता नहीं है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे कि उनको ना प्रॉपर लाइट होता है और ना हवा मिलती है। डिंगी मीन्स डार्क एंड डिम, बहुत ही बंद छोटा सा कमरा होता है जिसमें ना प्रॉपर लाइट होती है और ना वेंटिलेशन होता है। दैट the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अगर इसमें लॉ इन्फोर्स किया गया तो करीब करीब ऑथर बताती है कि उस समय 20,000 बच्चे उस ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं, और वो दिन भर अपना जो समय होता है पूरे दिन का वो उसमें बर्बाद करते हैं, उसमें कड़ी मेहनत करते हुए। और इस कड़ी मेहनत के कारण, क्योंकि वो पूरे दिन के समय उस अंधेरे कमरे में आग की भट्टी के सामने काम करते रहते हैं, तो उनकी आँखों की चमक, आँखों की रोशनी भी ख़त्म हो जाती है। मुकेश's आई बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। जब ऑथर मुकेश को मिलती है तो मुकेश उसको, ऑथर को अपने घर लेके जाता है और उसकी आँखों में एक चमक है, विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ट। और वो घर जो लेके जाता है वो बताता है कि ये वापस रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, रिनोवेट हो रहा है, उसका घर फिर से बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। अब कहाँ से वो जाते हैं, जिस रास्ते से होके जाते हैं वो गलियाँ बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल कर रही हैं, उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। चोक्ड विथ गार्बेज, हर जगह कूड़ा कचरा भरा हुआ। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉबल, और उनके घर जो हैं, घर के पीछे और आगे हर जगह पे कचरा भरा हुआ है, इसलिए बहुत स्टिंकी स्मेल आ रही है। और उनके घर हैं वो झोपड़े हैं, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनके वॉल्स हैं, क्रम्बलिंग मीन्स डिकेइंग, जो कि डीके होके, डिकम्पोज होके गिर रहे हैं। दीवार जो कि बहुत लंबे समय तक खड़े रहने के बाद वो धीरे धीरे टूटने फूटने लग जाते हैं। तो ऐसे वॉल हैं उन घरों के, छोटे छोटे झोपड़े जिनके टूटे फूटे दीवार हैं। वॉबली डोर्स, वॉबली मीन्स अनस्टेडी, अनस्टेडी मतलब झूलता हुआ, दरवाज़ा भी आगे की तरफ निकल के झूल रहा है। एंड नो विंडोज़, उन घरों में कोई भी खिड़कियाँ नहीं हैं। क्राउडेड विथ फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, और ऐसे घरों में, इस तरह के छोटे सी झोपड़ी में जहाँ पे कि कोई खिड़की नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, उसमें किस तरह की फैमिलीज़ रहती है, वो पूरी भरी रहती हैं ह्यूमन एंड एनिमल्स, आदमी और जानवर दोनों साथ में ही रहते हैं, को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट। ऐसा लगता है कि जैसे प्राचीन आदि मानव एक साथ, जानवर और ह्यूमन बीइंग इंसान एक साथ रहते थे उसी समय, उसी तरह से इस यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि इंसान और जानवर दोनों एक साथ वही आदि मानव की तरह रहने को मजबूर हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो ऐसे ही एक घर के सामने रुकता है जो कि झोपड़ी है और टूटे हुए दरवाजे के साथ है। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर, एक झूलता हुआ आयरन का, लोहे का दरवाज़ा है, उसको बहुत तेज़ से धक्का देता है विथ हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन, और धक्का दे के उसको खोल देता है। वे एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, एक आधी बने हुई, आधी टूटी हुई झोपड़ी में
ऑथर और मुकेश एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, इसका एक हिस्सा, उस झोपड़ी का एक हिस्सा जो है वो छप्पर उसका है, वो डेड ग्रास, सूखी हुई घास उसके छप्पर पे लगी हुई है। थैच्ड मीन्स रूफ्ड, मतलब उसका छत जो है सूखी हुई घास का बना हुआ है। इज़ अ फायरवुड स्टोव विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और उसमें एक फायरवुड स्टोव है। फायरवुड मतलब लकड़ी से चलने वाली चूल्हा जो है, लकड़ी से जलने वाला चूल्हा वहाँ पे है, और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़े वेसल में, कंटेनर में, मतलब एक बहुत ही बड़े पॉट में, बर्तन में सिजलिंग धुआं निकलता हुआ स्पिनच लीव्स क्या पक रही हैं, पालक के पत्ते उसमें पक रहे हैं। एक बहुत बड़े बर्तन में पालक के पत्ते पक रहे हैं लकड़ी के चूल्हे पे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर, और ज़मीन पे वहाँ पे रखा हुआ है बहुत ही बड़े एल्युमिनियम के थाली में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी कुछ कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक दुबली पतली बहुत ही जवान सी एक लेडी है जो वो खाना बना रही है पूरी फैमिली के लिए। थ्रू हर आइज़ फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आँखें जो आंसुओं से भरी हुई हैं, क्योंकि उसको धुआं लग रहा है आँखों में, तो उसकी आँखों में आंसू भरे हुए हैं, लेकिन वो मुस्कुरा देती है जब मुकेश को और ऑथर को देखती है। शी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा एज नहीं है उसका। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट ऑफ एज द बहू, लेकिन अपने कम उम्र में ही वो घर की एक बहू बन चुकी है, क्योंकि यंग एज में उसकी शादी हो गई है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और घर की एक बहू की तरह वो कमांड करने लगी है, उसके ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और उसको देखभाल जो करनी है वो 3 लोगों के घर में देखभाल करनी है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और उसके पिता है मुकेश, उसका बड़ा भाई, और उसके पिता। तो इन लोगों की देखभाल करने का जिम्मा उस यंग और दुबली पतली लेडी के ऊपर है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब उसमें बूढ़ा आदमी अंदर आता है, घर के अंदर एंटर करते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो धीरे से चुपचाप से टूटे हुए दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट अपने चेहरे पे ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि कस्टम है, परंपरा है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर्स, जो मेल एल्डर्स हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सामने बहू को अपना चेहरा ढक के रखना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो एल्डर है वो एक बहुत ही ज़्यादा गरीब बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, काफ़ी सालों तक बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले एक टेलर का काम करते हुए, देन अ बैंगल मेकर, और बाद में एक बैंगल मेकर, बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हुए, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो एक अभी तक अच्छा सा घर नहीं बना पा रहा है अपनी फैमिली के लिए। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और नहीं वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाया। All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangles, और वो क्या कर पाया है, उसके अपना जो उसका प्रोफेशन है, बस वो यही उसका अचीवमेंट है कि वो अपने प्रोफेशन को, अपने आर्ट को अपने बच्चों को सिखा देता है, बैंगल मेकिंग के आर्ट को अपने बच्चों को सिखा देता है। मतलब मुकेश के पिता जो हैं वो पहले टेलर का काम करते हैं और फिर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। दिन रात हार्ड वर्क करने के बावजूद वो अपने फैमिली के लिए एक घर नहीं बना पाते और न ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं। वो इतने ज़्यादा गरीब हैं कि ये सब चीज़ें उनके लिए इम्पॉसिबल है। क्या कर पाते हैं वो बस इतना कर पाते हैं अपनी लाइफ में कि अपने बच्चों को अपनी कला, जो बैंगल मेकिंग का आर्ट है, वो बस उनको सिखा पाते हैं। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये उनका कर्म है, उनका भाग्य है। सेज मुकेश's ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर भी है, दादी है, वो कहती है कि ये उनका भाग्य है और उन्हें यही करना पड़ेगा। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles,
तो उसने अपनी ज़िंदगी में क्या देखा है, मुकेश की ग्रैंड मदर ने देखा है कि उसका हस्बैंड जो कि अंधा हो गया, क्योंकि पॉलिश से छोटे छोटे ग्लास पार्टिकल्स उठते हैं, तो उनसे उनकी आँखों में जाने के कारण उनका हस्बैंड वो अंधा हो चुका है। तो ये उसने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि उनके आसपास के परिवार जो भी हैं, उनकी कम्युनिटी के लोग, वो सब बैंगल इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, और वो इस चीज़ को मानती है कि ये उनके भाग्य में लिखा है, क्योंकि वो ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं, ईश्वर ने उनको इस फैमिली में पैदा किया है। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? क्या ईश्वर की दी हुई जो वंश की परंपरा है उसको कभी तोड़ा जा सकता है? शी इम्प्लाइज बॉर्न इन अ कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। बैंगल मेकर्स के कास्ट में, प्रजाति में, क्योंकि वो पैदा हुए हैं, इसलिए उन्होंने बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इन हाउस, इन यार्ड्स, इन एवरी अदर हाउस, इन एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, हर घर में, हर अहाते में, हर दूसरे घर और दूसरे अहाते में, और हर जगह गलियों में केवल उन्होंने चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, बैंगल ही बैंगल देखे हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। और ये हर तरह के, हर रंग के स्पाइरल्स, गोल बैंगल्स जो होते हैं, वो सनी सूरज की तरह सुनहरे रंग के, पैडी ग्रीन धान की तरह हरे रंग के, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर कलर में, ये जो भी कलर सूरज के, रेनबो के सातों रंग से बन सकता है, उस सातों रंग से, रेनबो के सातों कलर के हर तरह की चूड़ियाँ उन्होंने देखी हुई है। लाई इन मॉल्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, और बहुत ही बड़े बड़े ढेर में, अहाते में ऐसे ही बिखरी पड़ी रहती हैं। आर पाइल्ड इन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और हैंड कार्ट जो चलाए जाते हैं, हाथ से चलाने वाले ठेलों के ऊपर भी यही चूड़ियाँ पाइल्ड अप होती हैं, ढेर लगी रहती हैं, उनको इकट्ठा किया हुआ रहता है, करीने से सजाया हुआ रहता है। पोस्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ शैंटी टाउन, और वो चलाते हैं, जो यंग मैन होते हैं, नौजवान होते हैं, शहर के फैमिली के जो नौजवान होते हैं, वो हाथ वाले ठेले पे तरह तरह की कलरफुल चूड़ियाँ लेके, और इस शैंटी टाउन स्मॉल क्रूड हाउसेस, शैंटी का मतलब छोटे बने हुए घर, जो कि कच्चे मकान, छोटे छोटे बने हुए, ऐसा मकान मोस्टली इस तरह के घर है फिरोज़ाबाद में, तो उनकी गलियों में ये हाथ ठेले पे चूड़ियाँ रख के बेचते हुए दिख जाते हैं। And in dark hutments next to lines of flames are flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers। और डार्क हटमेंट, अंधेरी झोपड़ियों में, और बिल्कुल बगल से बैठ के फ्लेम फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, तेल से जलने वाले दियों के बगल में बैठ के लड़के और लड़कियां, छोटे बच्चे और बच्चियां अपने माता पिता के साथ बैठ के वेल्डिंग कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं कलर्ड ग्लास के पीसेस को, और उनकी गोल गोल चूड़ियाँ बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन द लाइट आउटसाइड। उनकी आँखें अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं बाहर की लाइट के बनिस्बत, मतलब वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अंधेरे में देखने के लिए, बाहर की रोशनी उनकी आँखों को चुभती है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adult। और यही कारण है कि अक्सर उनके आँखों की रोशनी उनके बड़े होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, एक फेडेड पिंक ड्रेस में सविता, एक लड़की का जो नाम है, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो भी सोल्डरिंग कर रही है, जोड़ रही है ग्लास पीसेस को। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक अ टोंग्स ऑफ मशीन, मशीन के चिमटे की तरह, मैकेनिकल टोंग की तरह उसका हाथ मूव करता है। आई वॉन्डर, क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट है अपने काम करने का, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंसी आ गई है, बार बार बचपन से वो यही काम कर रही है, तो बहुत तेज़ी से मैकेनिकली मशीन की तरह उसका हाथ मूव हो रहा है, शोल्डरिंग कर रही है वो ग्लास बैंगल्स को। Wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make। ऑथर डाउट्स, उसको वो एंक्शस है, जानना चाहती है, उत्सुक है, और उसको डाउट भी है कि क्या उसको पता है पवित्रता उन चूड़ियों की जो वो बना रही है। सैक्रेडनेस, सैंक्टिटी, सैक्रेडनेस और होलीनेस। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक भारतीय नारी के ये सुहाग का प्रतीक है,
ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और मैरिज में, शादी में ये शुभ माना जाता है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with red veil. एक दिन उसको ये पता तब चलेगा जब उसके सर पे लाल रंग का घूंघट आ जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, और उसके हाथों में लाल मेहंदी लगी होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और हाथों में उसके लाल चूड़ियाँ होंगी। तब वो रियलाइज़ कर पाएगी सैंक्टिटी उन बैंगल्स का, पायसनेस उन बैंगल्स का, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस उन बैंगल्स का जो वो आज बना रही है। अभी उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन होगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, उसकी तरह जो उसके बगल में बैठी हुई बूढ़ी औरत है जो काफ़ी साल पहले जब दुल्हन बनी तब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन हुआ। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उस बूढ़ी औरत के हाथों में, कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों की रोशनी, शाइन ख़त्म हो चुकी है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, कहती है कि उसको एक दिन भरपेट खाना नहीं मिला आज तक। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी खुशी नहीं है, निराशा है। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में एक टाइम का भी उसने भरपेट खाना नहीं खाया है। दैट्स वॉट शी हैज़ रिप्ड, और यही उसकी अचीवमेंट है आज तक की ज़िंदगी में, यही उसने प्राप्त किया है। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग बियर्ड, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, और उसका हस्बैंड जिसके लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, बियर्ड है, फ्लोइंग बियर्ड है, लंबी दाढ़ी है, वो कहता है कि मुझे बैंगल्स के अलावा ज़िंदगी में अपने कुछ भी नहीं पता, मैं बस चूड़ियाँ चूड़ियाँ ही जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और कहता है कि आज तक मैंने बस एक काम किया है कि एक घर बना लिया है अपने परिवार के रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसकी बात को सुन के किसी को भी उत्सुकता हो सकती है, सरप्राइज़ हो सकता है कि क्या उसने वो अचीव कर लिया है जो यहाँ के बाकी बैंगल मेकर्स के लाइफ में एक ड्रीम ही रह गया है, अपना खुद का घर। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पे अपना छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। हर घर का यही रोना है कि उनके पास अपने बिजनेस को चलाने के अलावा और कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं हैं, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी सफिशेंट मनी नहीं होता। वो किसी तरह से अपना रोजगार कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, बैंगल मेकिंग बस वो चला रहे हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यंग मैन हैं, नई जनरेशन है, वो भी पुरानी जनरेशन की ही प्रॉब्लम्स वो भी बताते हैं, वो भी फेस कर रहे हैं वही पुरानी जनरेशन की जो प्रॉब्लम थी, दैट इज़ स्कार्सिटी ऑफ मनी। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, ऐसा लगता है कि समय के साथ बहुत ही कम बदलाव हुआ है फिरोज़ाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, सालों साल कड़ी मेहनत, दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत, माइंड नंबिंग टॉयल इस दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत करने के बाद उनके अंदर बिल्कुल भी ये क्षमता नहीं रह जाती, कैपेबिलिटी नहीं रह जाती कि वो कुछ नया काम सोचें और कुछ नया सपना देखें। कोई नई इनिशिएटिव लेने के लिए उनके अंदर बिल्कुल कैपेबिलिटी नहीं होती। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, ऑथर पूछती है कि अपने आप को किसी संस्था के तौर पे क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते, सब एक साथ एकजुट क्यों नहीं होते एक ऑर्गेनाइजेशन बना के। आई आस्क ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, वो ऐसे नौजवानों से मिलती है, उनसे पूछती है कि आप लोग अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन, अपनी संस्था क्यों नहीं बना लेते, कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते। और जो वो यंग मैन जो कि अपने फादर्स, अपने पिता और दादा की तरह जो जनरेशन से मिडिल मैन, बिचौलियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनकी तरह ये यंग मैन भी इन बिचौलियों मिडिल मैन के विशियस सर्कल में ट्रैप में फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, उनके चंगुल में फंस जाते हैं।
इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, एकजुट होते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। कहते हैं कि अगर हम ऐसा करें, अपना ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करें, कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश करें, तो हमें पुलिस बिना कारण के खींच के ले जाएगी, कुछ न कुछ चार्ज लगाएगी, पिटाई उनकी होगी और उनको जेल में डाल दिया जाएगा, कुछ ऐसा इलीगल करने का चार्ज लगा के। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, और उनका कोई भी लीडर नहीं है जो उनको गाइड कर सके। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं जो चीज़ों को अलग तरीके से देख सके, समझ सके, उनके लिए कोई नई इनिशिएटिव का सुझाव दे सके, सजेस्ट कर सके। तो क्योंकि सब वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसी मिडिलमैन की विशियस सर्कल में इंट्रैप होते हैं, तो उन सब की कोई भी इनिशिएटिव लेने के लायक उनमें से कोई भी नहीं होता। दे ऑल आर इक्वल, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके पिता भी उसी तरह से थके हुए हैं जैसे वो थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो हमेशा बातें करते हैं स्पाइरल एंडलेसली, एक सर्किल में उनकी बातें अंतहीन हैं, कभी न ख़त्म होने वाली हैं, जो कि बातें हैं गरीबी की, इंडिफरेंस की, इंडिफरेंस में बी ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दीज ट्रबल्स, उनके अंदर के अपने आदमी, या तो इंडिफरेंस ऑफ द पीपल हु कैन चेंज देयर सिचुएशन, ऐसे लोग जो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर दे, उनका एपैथी, इंडिफरेंस। टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, लालच, बिचौलियों का, मिडलमैन, जिनके कारण उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, और उनके साथ जो इनजस्टिस हो रही है, तो उनकी ये अंतहीन बातें हमेशा चलती रहती हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनकी बातें सुन के अनीश को दो अलग अलग तरह की दुनिया का आभास होता है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक वो परिवार है जो कि गरीबी के चंगुल में फंसा हुआ है, बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और उनके अंदर वो बदनुमा दाग है कि वो बैंगल मेकर्स के प्रजाति में पैदा हुए हैं, जाति में पैदा हुए हैं, वो स्टिग्मा ब्लॉट है उनके ऊपर। The other a vicious circle of sahukars, the middleman, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. और दूसरा जो सर्कल है, दूसरा जो ग्रुप है, वो विशियस सर्कल है, उनका है जो ये कुचक्र बनाते हैं इन लोगों को इंट्रैप करने के लिए, अपने चंगुल में फंसाने के लिए। उसमें कौन से लोग हैं? दे आर साहूकार्स, मिडिलमैन, बिचौलिए, पुलिस, दे ऑल आर कीपर्स ऑफ लॉ, लॉ मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जो भी नौकरशाह हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सर्विस करते हैं, दे आर ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड इवन पॉलिटिशियंस। ये अनीश के विचार हैं, वो कहती है कि दे ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू ड्रैग देम इन सच अ पेन्यूरियस कंडीशन। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब ने मिलके, ये दूसरे ग्रुप ने जिसने विशेष सर्कल बनाया है, उन सब ने, ये कुचक्र रचने वाले लोगों ने मिलके इन छोटे बच्चों के सर पे इस तरह का बोझ रख दिया है, जो कि गरीबी और असुविधा का ऐसा बोझ रख दिया है जो वो अपने सर से उतार नहीं सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर, इसके पहले कि उसको पता चले, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, उसको इस चीज़ का आभास भी नहीं होता और वो इस चंगुल में फंस जाता है और इसको अपना नेचुरल डेस्टिनी मान के इसी काम में लग जाता है। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में वो भी अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ और करने को सोचना मतलब एक अलग तरह की हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उन्होंने बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत दिखाना, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना और दूसरों को चैलेंज देना तो सीखा ही नहीं। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. ऑथर को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है जब वो इसका एक फ्लैश, एक शाइन मुकेश की आंखों में देखती है, मुकेश की बातों में उसको महसूस होता है कि वो शायद हिम्मत करके अपना एक अलग तरह का फ्यूचर
ड्रीम कर रहा है. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक. ही रिपीट्स. ही विल गो टू गैराज एंड लर्न. गैराज जाएगा और वो गाड़ी चलाना सीखेगा. बट द गैराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. ये यहाँ पे सेंटेंस जो ऑथर ने यूज़ किया है दैट इज़ लिटरल एंड हैज़ मेटाफोरिकल मीनिंग एज वेल. गैराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम मतलब ये जो उनका प्रोफेशन है, फैमिली प्रोफेशन है, उससे निकल पाना और मोटर मैकेनिक बनना ये एक फार क्राई है. उसकी अप्रोच में नहीं है, ये इतना आसान नहीं है. गैराज इज़ लॉन्ग वे, काफ़ी लंबा रास्ता है गैरेज का. तो मुकेश का रिप्लाई है आई विल वॉक. ही इंसिस्ट. वो कहता है, जोर देता है कि मैं चल के वहाँ तक जाऊँगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही सडनली साइलेंट. ऑथर जब पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो तो अचानक वो चुप हो जाता है. नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. उसकी आंखें ज़मीन को टिक जाती हैं और वो कहता है कि नहीं, वो ऐसा सपना नहीं देखता, प्लेन उड़ाने का सपना नहीं देखता. इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बैरेसमेंट. एक झेप तो है. जब वो बुदबुदाता है कुछ अपनी धीमी आवाज़ में ये बोलता है नहीं, तो उसकी आवाज़ में एक झेप है. दैट इज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट. जो अभी तक एक पछतावे में नहीं बदला है क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड. तो अभी तक उसको पछतावा नहीं है बिकॉज ही इज़ होपफुल दैट वन डे ही वुड बी एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम. ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स. वो कंटेंट है, सेटिस्फाइड है कार्स का सपना देख के. कार्स के सपने से एक मोटर मैकेनिक का सपना देख के ही वो संतुष्ट है. दैट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन. जो फिरोजाबाद की गलियों में वो यहाँ वहाँ भागता हुआ देखता है कारों को, तो उनको चलाने का सपना देख के ही वो संतुष्ट है. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. क्योंकि फिरोजाबाद में बहुत ज़्यादा एरोप्लेन उसके आकाश में नहीं उड़ते. इसका मतलब ये है कि ही नोज़ ऑलमोस्ट वॉट इज़ इन हिज रीच एंड वॉट इज़ बियॉन्ड हिज रीचेस. जो वो उसकी पहुंच से बाहर है उसका वो सपना नहीं देखता. उसको लगता है कि शायद अगर वो ड्रीम करे, अगर वो कोशिश करे तो एक दिन वो मोटर मैकेनिक बन जाएगा, लेकिन एरोप्लेन फ्लाई करने का सपना उसने नहीं देखा है. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप you understood and you will do question answer